नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखो बच्चों, फर्स्ट एड के अंदर बच्चों क्या फर्स्ट एड वाले तो मास्टरों पूरे। देखो मास्टरों, फर्स्ट एड के अंदर ये स्पेशल टॉपिक लगता है मानव भूगोल। अभी आगे बढ़ती आने वाली उनकी बातें कर रहे हैं। वैसे तो फर्स्ट एड ज्योग्राफी मैंने पूरी डाल रखी थी पहले से ही, और 12वीं का भी एग्जाम भी है, उसमें भी ये किताब है 12वीं की मानव भूगोल। 12वीं में भूगोल में 2 किताबें लगती, दोनों की काम की है। आपका कोई भाई बहन पढ़ रहा है तो उसको तो ये वीडियो दिखाना ही दिखाना है ताकि 12वीं में अच्छे नंबर आ जाए। वैसे नंबरों का कोई महत्व नहीं है, आगे जाके कंपटीशन है फिर वही पढ़ना है अपने से। लेकिन फिर भी ये हो जाता है कि थोड़ी रेपो ठीक आ गई, 90 बन गए, बाकी और काम तो कुछ आना नहीं है। ये डिग्री गोल्ड करके रख के घर के अंदर रख लो बस, और कुछ नहीं। देखो मानव भूगोल के सिद्धांत, देखो ये मानव भूगोल जो 12वीं के अंदर लगती है, ये फर्स्ट एड के अंदर लगती है। इसमें कौन कौन से लेसन लगते हैं पहले हम ये देखते हैं। ये लेसन लगते हैं, पहली इकाई को मैं एक बार छोड़ देता हूं क्योंकि इसमें कोई वैसे कंपटीशन लाइक क्वेश्चन नहीं बनते। दूसरी इकाई जो है विश्व जनसंख्या की, मानव भूगोल जनसंख्या, प्राथमिक क्रियाएं, परिवहन आदि चीजें पढ़ाई जाती है। और यहां से तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और परिवहन से तो हर कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं, हुए ही हुए हैं। तो हम पहले देखते हैं विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और बढ़ती, फिर जनसंख्या संगठन। ये टॉपिक देखें हम। बाकी टॉपिक बड़े ही इजी है, फर्स्ट एड में काम आएंगे आपके, वैसे जीके में काम आएंगे आपके क्योंकि एनसीईआरटी करवा रहा हूं मैं। 12वीं वालों के वैसे काम आएंगे, तो एक पंथ 3-4 काम, ठीक है। देखो ये जो अपना पहला टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं बढ़ती। बात यह है कि सारी चीजें जनसंख्या पे ही चल रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती ही जा रही है, युगों युगों तक बढ़ती रहेगी। लेकिन कुछ देशों की बढ़ी नहीं रही है, घटती ही जा रही है। कुछ देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की जनसंख्या स्थिर हो चुकी है। तो यहां पर क्योंकि सारी दुनिया जो चल रही है वो तो जनसंख्या के आधार पर ही चल रही है। किसी देश का निवास उसके वास्तविक धन होते हैं, क्योंकि निवासी ही तो वास्तविक धन है। हम ही तो वास्तविक, अपना धन ना ही देश का वास्तविक धन है। यही लोग वास्तविक संसाधन है। संसाधन भी आप ही, तभी तो कहते हैं आप संसाधन हो, आप सुसाइड नहीं कर सकते क्योंकि आप संसाधन हो देश के, तो निर्धारित करते हैं। अतः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। आपा किसा का इन आधार पर आपा प्रेजेंट का, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो ब्रांड एम्बेसडर होता है अपने देश का, अपनी जाति का, अपने राज्य का, अपने धर्म का। हर व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर है। तो वही बात है। देखो ये जानना आवश्यक है कि किसी देश की कितनी स्त्रियां और पुरुष है, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे। यही चीजें पढ़नी पड़ेगी हमें विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और बढ़ती है। कितने जन्म ले रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितने कभी नहीं मर रहे, युगों युगों तक अमर हो रहे हैं। इन सारों की चीजें ही पढ़ी जाती है जनसंख्या, घनत्व, बढ़ती आदि टॉपिक के अंदर। देखिएगा यहां हम जनसंख्या, वितरण, घनत्व प्रारंभ विवेचन करेंगे। देखिए विश्व की जनसंख्या कभी सारे देशों की, सारा जो वर्ल्ड है ना, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या सेम नहीं है। हर एक चीज की सेम नहीं है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी की एक टिप्पणी, ये नहीं रटनी है आपको, कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पे कम लोग और कम स्थानों पे बहुत अधिक लोग। यानी अपना जो एशिया महाद्वीप है ना, उसकी हालत भी यही है कि एशिया महाद्वीप में 90% जनसंख्या 10% भाग पे रहती है। बात पल्ले पड़ी है। जनसंख्या का वितरण यही हालत है, हर देश की यही हालत है। लगभग जनसंख्या एक जगह आगे लिदवाड़ो पड़ रही है, तो हर देश की यही हालत है। विश्व जनसंख्या वितरण का प्रारूप देखिए, इस वितरण के प्रारूप को हम देख लेते एक बार। क्या लिखता है किताब एनसीईआरटी लगा रखी है मैंने, तो क्या लिखती है एनसीईआरटी, इसको इरेज कर लेता हूं मैं एक बार। देखो आराम से इनसे मेन जो टॉपिक प्रश्न बन रहे हैं वो 12वीं लेवल पे आपको बनाना है, वो तो मैं इतना समझा दूंगा तो आप ऐसे ही लिख के आ जाओगे, आगे वाले को पागल ही कर दोगे। विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप देखिए। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है। जनसंख्या वितरण मतलब क्या फैलेडा है, पूर्ण गठ है, कितना फैलेडा है। जी राजस्थान में जयपुर के अंदर बहुत है, जैसलमेर में कम है, वही तो वितरण है एक प्रकार को। तो मोटे तौर पर विश्व जनसंख्या 90%, उसके 10%। यानी एक चीज देखो, दुनिया की भी 90% जनसंख्या 10% भाग पर ही रहे। कुल स्थल को 70% तो पानी है, बच्चों के तो 30% स्थल भाग, 30% ना आपने 100 मान लो, यानी 30% स्थल भाग को अगर हम 100 मान ले तो भी ये हालत है। 10% भाग पर ही जनसंख्या है दुनिया की, 90% जनसंख्या। बाकी तो भाई जी लो मारिडो कौन सुनाई थी दूर जाके बस रहे। विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की लगभग 60%, यानी बच्चों विश्व की 60% की जनसंख्या है नहीं, विश्व की 60% जनसंख्या जो है वो जनसंख्या 10% भाग, विश्व की 60% जो जनसंख्या निवास करती है 10 देशों के अंदर है।
और बामू 10 देशामू 6 तो अपने एशिया महाद्वीप है। यानी बच्चों अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा मेहनती महाद्वीप कौन सा है तो वो अपना एशिया है। अब आप कहोगे सर आके बात है, ये क्या बात करो। देखो जनसंख्या बढ़ने के रीजन होते हैं, वो रीजन ही तो इसके अंदर पड़ेगी किस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है, किसकी नहीं बढ़ती, किसकी स्तर हो जाती है। दुनिया में जितने भी देश है उन दो यानी 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में 6 तो एशिया महाद्वीप के। देखो पहलो चीन आ जाओ, सौ ज्यादा, हम कौन से कम है, हम 2 नंबर पे। भारत जनसंख्या में 2 नंबर। 3 नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन वो एशिया महाद्वीप नहीं। चौथो फिर एशिया को आ गयो इंडोनेशिया। 5वां ब्राजील। 6ठो पाकिस्तान। बोलो भारत की टक्कर लेनी इन चाहे कोई चीज में लियो भलाई बात जनसंख्या की क्यों ना जाओ, बाकी हालत खराब है लेकिन फिर भी जनसंख्या मामला भारत को स्थान दूसरो है नहीं, तीसरो चौथो पांचो छठो पाकिस्तान लिया बैठे कभी भी कम को नहीं नावड़ लियांगा था ने। नाइजीरिया 7वां, बांग्लादेश 8वां, रूस 9वां और मैक्सिको 10वां। मैक्सिको तो कितनी गले। अब आप कह देते हैं कि अमेरिका का विश्व जनसंख्या में तीसरा स्थान है लेकिन यूपी के बराबर ही है। विश्व में तो तीसरो है लेकिन आपनो अकेलो यूपी टक्कर ले अमेरिका, इतनी जनसंख्या अपने यूपी की अकेले की। यानी दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है, दूसरा जनसंख्या हम हैं और तीसरा कौन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा हो जाएगा इंडोनेशिया। 5वां ब्राजील। ये 5 तो याद कर लेना बच्चों जो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए, और ये कंपटीशन के हिसाब से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं पेज पर। नेक्स्ट क्या लिखते हैं बाबा, एक चीज है कि जनसंख्या का घनत्व है। घनत्व को मतलब के भूमि के ऊपर जगह लोग रह रहे हैं, भूमि की तो सीमित क्षमता है भैया, कितना घुसोगा, एक कमरे की क्षमता 10 लोग आएंगे है तो 20 भलाई ठुसो दो और तो क्या करी जाएगो। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है, यानी क्षेत्रफल और जनता कोई घनत्व है। घनत्व यानी किस पर निकलेगा, घनत्व हमेशा क्षेत्रफल पे निकलेगा। कैसे निकला, सामान्य प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों, यानी जनसंख्या घनत्व का सूत्र याद रखना कि देखो ज्यादा जनसंख्या है या ज्यादा क्षेत्रफल है। कुछ किसी की बात करो, जनसंख्या ज्यादा है क्षेत्रफल कम है तो फिर ज्यादा कम को भाग देते हो, सूत्र भी याद रखना है। यानी जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र क्या है कि जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दे दो, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है क्षेत्रफल कम है, भाग दे दो। मान लो इसने उदाहरण भी दिया है कि कई प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या जो है वो 1.5 लाख है, तो क्या होगा ओलियो जी 1.5 लाख में 100 भाग दे दो, यानी क्षेत्रफल कम है, कम का ज्यादा में भाग दे दो, यो निकल गया घनत्व। चलो ठीक है गुरुजी थे, माने ठीक ही समझा रहे हो, मतलब थारा हिसाब थारी जी की औकात है, हिसाब थे ठीक ही समझा रहे हो। चलो देखो भूगोल तो बहुत इजी सब्जेक्ट है यार, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वो तो दुनिया को घनत्व है, सर्वाधिक घनत्व है प्रति व्यक्ति, यानी सर्वाधिक घनत्व किस देश का है, किस महाद्वीप का है, एशिया का है। दूसरा है अफ्रीका का 43, एशिया को 146 वर्ग किलोमीटर पर, यानी वर्ग किलोमीटर मतलब वो होगा 1 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर इन किलोमीटर वो 1 वर्ग किलोमीटर है, और एशिया में 146 जना रहे 1 वर्ग किलोमीटर में। बात समझ गया कि कोई घनत्व है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर 146 लोग रह रहे हैं एशिया में, अफ्रीका में रह रहे हैं मात्र 43, और यूरोप में मात्र 33, और भाई जी ओसेनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया आसपास हो मात्र 5, मतलब ढूंढे ही गोला दे बैठे। अब सोचो 1 किलोमीटर 5 जना है तो कितनी कितनी दूरी पर हो गया, तो घनत्व बहुत कम है। सर्वाधिक घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 146 किसका है, किसका है, एशिया का, जबकि क्षेत्रफल भी एशिया 60% लिया बैठे टोटल विश्व को। गुरुजी यहाँ कहीं हो रही है मेरे को नहीं, जनसंख्या का आंकड़ा टावरों ही है। चलो आगे देखते हैं, हम देखते जाना, आप आराम से समझते जाना, ये टॉपिक समझने वाला है बच्चों। 10वीं 12वीं वाले कोई बड़े काम की चीज है, 12वीं का जो पेपर देंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जनसंख्या गठई ज्यादा है और की जहीं कम है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है कि कहीं कम है कहीं ज्यादा है। जैसे हमारे जैसलमेर की कम है, जयपुर की ज्यादा है, दौसा की ज्यादा है, भरतपुर की ज्यादा है, उधर वाले बाड़मेर जिनका घनत्व कम है। इसका रीजन क्या है, हिमालय क्षेत्र का कम है तो रीजन क्या है, गंगा क्षेत्र का ज्यादा है तो रीजन क्या है, रीजन की स्पेलिंग की है। देखो जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित, यानी जनसंख्या वितरण प्रभावित करने वाले कारक आपसे पूछे जाए, आपको लेख लिखना है। यानी जनसंख्या की कम ज्यादा क्यों है, असमानता क्यों है, देखो की है। नंबर 1 बात, जल की उपलब्धता। देखो नियम के बोले टावरो, आदमी वहीं जाके बसेगा जठ विचारण पीने को साधन मिल जाए।
पीणो सातलू मतलब को नहीं थे गठी जागे बस होगा। पुराने टाइम में लोग भट्टी बस्या करता, जठ नहर होती, नहर तो लेके ही पुराने टाइम में नदियां, ई वास्ते अपने भारत की लगभग जनसंख्या गंगा नदी के किनारे बसेड़ी है 60%। तो क्यों बसेड़ी है? क्योंकि बटे लोगों ने चाहिए, पुराने टाइम में खेती होया करती, खेता होती, बोल जठे पानी है बटी खेती हो जी, खेती हो जी, यानी जहां जल की उपलब्धता होगी वहां जनसंख्या बसेगी। सीधा सा पहला नियम यही हो गया। यही कारण है कि नदी घाटी विश्व की सबसे यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या घटे नदी जठे। चाहे कहीं चले जाना विश्व में आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या वहीं मिलेगी जहां नदियां हैं। क्यों? पीने पानी मिल गयो, खेती करने खातर पानी मिलियो। पहला कारण जनसंख्या का कि सर्वाधिक जनसंख्या वहां होगी जहां पानी होगा, नदियां होगी। भू आकृति, किसी क्षेत्रफल का भू आकृति को मतलब क्षेत्रफल, यानी थाने कह दे कि बसनो है तो थे पहाड़ पर जाके बसोगा मैदान पर। अब जका अपने राजस्थान आ रहा है कहा गुरुजी पहाड़ हुए तो न्याल हो जाए, ऊपर बैठे ठंडी हवा ले ले। अब बात हम के पड़े होना पहाड़ा में कभी जाइयो, कभी कहीं घूमने जाओ, आप ऐसे ऊपर चढ़ोगे ना उतने में थे कोगा भाई जी 5 साल। हाँ, तो पहला बताया जनसंख्या का कि जहां पानी होगा वहां जनसंख्या होगी, यानी लोगों को आवश्यकता तो चाहिए यार, मरुस्थल में जाके कौन बसना चाहता है। नंबर 2 भू आकृति का मतलब आपको बताया कि मैदान और पहाड़ियां, पहाड़ियों पे कोई नहीं जाना चाहता। हिमालय क्षेत्र जो है जनसंख्या न के बराबर है वहां, क्योंकि सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती। जैसे भी पहाड़ी क्षेत्र डिलीवरी हो तो भी सुविधा नहीं मिल पाएगी, बच्चों की भी मृत्यु होने के चांसेस रहते हैं। और जहां पर यानी लोग समतल मैदान और मंद ढालों पर बसन की वरीयता देते हैं, इसका कारण यह कि ऐसे क्षेत्र फसलों उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योग अनुकूल सब में होते हैं। भाई पहाड़ों के अंदर सारी चीजें थोड़ी मिल पाएगी। आप कभी घूमने जाओ मनाली वगैरह, क्या मिलेंगे होटल के अलावा, क्या है वहां, कैसे बस पाएगा कोई। हाँ जनसंख्या वहां भी है, लेकिन मैदान तो मैदान रहेंगे भाई साहब। पहाड़ों में कभी पहाड़ गिर गए, बंद हो गया, एक महीने तक पहाड़ हटते नहीं है। तो वही बात है, लोग मैदानों में, क्योंकि सारी सुविधाएं तो मैदान में मिलेगी, मैदान में बसना। परिवहन तंत्र अवरोध और प्रारंभ में कृषि अनुकूल होते हैं, अतः इस क्षेत्र यानी जहां कृषि हो पाएगी वहां पहाड़ों में कृषि नहीं होंगे तो खाएंगे क्या, पहले तो लोग यही था। गंगा का मैदान विश्व सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धिदर नहीं होती। भारत सबसे कम जनसंख्या किस साइड की है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। पहाड़ी क्षेत्र की जनसंख्या कम बढ़ती है, मैदानी क्षेत्र की। पहला जल बताया, दूसरा ये बताया नियम। तीसरा जलवायु। सर जलवायु कैसे प्रभावित करती है? अति उष्ण और ठंडे मरुस्थलों में विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधा, यानी ठंडे क्षेत्र में बसांगे तो ठंडे क्षेत्र भयंकर ठंडी हुई 60 पर टपक लियांगा पा एकदम अनुकूल, जहां न गर्मी ना सर्दी। जैसे अगर मुझे कोई कहे कि तुम राजस्थान में अगर तुम्हारी इच्छा हो कि कहीं बसने की तो किस शहर में जाके बसोगे? भाई अपना शहर तो अपना होता है, अपने यहाँ है, लेकिन यहां पर गर्मी में भयंकर गर्मी, सर्दी में भयंकर सर्दी। तो अगर थोड़ी बहुत ही बुढ़ापा आ गया तो पहली बहुत ही टपक लियांगा, जा लियांगा। जबकि राजस्थान में अनुकूल जैसे जयपुर में ना गर्मी ना सर्दी, एक चादर में आप पूरी साल निकाल सकते हो। तो ऐसी जगह पे लोग ज्यादा, तभी तो जनसंख्या सर्वाधिक कहां? जयपुर की। तो वही बात है कि जहां अब एस्किमो जनजाति है, इतनी ठंड है यार, वो लोग अपने न के बराबर जितने थे उतने ही पड़े हैं, और भयंकर गर्मी है, वहां भी जनसंख्या नहीं बढ़ पाती। एकदम सही टेम्परेचर चाहिए भैया, सुविधा जलवायु वाले जिसमें मौसमी वगैरह। देखो नेक्स्ट चलते हैं। तीसरो टावरोज को कारण है जनसंख्या बढ़न रो, वो है मर्दा। अब देखो गुरुजी मर्दा क्या प्रभावित करे? पिछला तो आपको बता दिया, इससे पहले जनसंख्या के कई कारण थे और बता दिया कि सम जलवायु होने जरूरी, जैसे भूमध्य सागर में जलवायु के कारण इतिहास आरोपित कारण बसे हुए। भूमध्य सागर पर ही लगभग जनसंख्या बढ़ेगी, क्यों? ना गर्मी ना सर्दी, सबको यही पसंद है। तुम यही कहते हो कि यार फागड़ का दिन बहुत अच्छा हुए, क्यों? क्योंकि फागड़ पर ना गर्मी हुए ना सर्दी हुए, और फिर तेजो गाया राख है, तो एक अलग ही आनंद हुए। मर्दा, भाई मर्दा का मतलब सीधा से यार जहां जमीन उपजाऊ नहीं है वहां की क्या करोगे? तो वही बात है कि मर्दा भी जो है वो उपजाऊ मर्दा की लोग आकर्षित होते हैं, तो वहां जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। फिर एक जनसंख्या का बढ़ने के अगला नेक्स्ट का कारण है वह आर्थिक कारण। देखो आर्थिक कारण में क्या है? खनिज। भी जाहिर सी बात है कि वहां पर लोग ज्यादा चले गए जहां खनन है। जैसे आप किसी व्यक्ति को जॉब करना है कि यार वो मजदूरी कर सके, पढ़ो लिखेड़ो को नहीं, तो वो कहेगो यार मैं तो उदयपुर में अरे एक खान है तांबे की बट लाग रही हूँ, या भीलवाड़ा के अंदर जिप्सम निकले या बट लाग रही हूँ, या बीकानेर जिप्सम की खान में लाग रही हूँ। तो खनिज जो है कुशल एवं अर्धकुशल कर्मियों के क्षेत्रों में पहुंचते और जनसंख्या का सघन बना देते। अब देखो अफ्रीका है, अफ्रीका की कटंगा जाबिया तांबा पेटी इसका एक अच्छा, अफ्रीका में खनन में सोने की खाने और है, तो वहां अपने भारतीय भी बहुत सारे वहां काम करते हैं। धंधों करने जाएगा भी जिनके पास स्किल है वो तो कुछ भी कर लेगा, बाकी कहां जाएगा?
बाकी तो खैनी खोदा, खनन करांगा, तो खनन भी क्षेत्र वालों में लोग जाके बसना शुरू हो जाते हैं। नगरीकरण भी, नगरीकरण तो जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति हो नगर की ओर जाता है, थोड़े दिन हम थे नौकरी ला जाओगा, बाद पिसा हो जाते भी को शहर में जाके बसू टावरान पढ़ाऊंगा, तो ये भी क्योंकि शहर में सारी सुविधाएं मिल जाती है, बच्चों को बढ़ाने की है, परिवहन की है, स्वास्थ्य की है, इसलिए लोग शहर की ओर जाते हैं। औद्योगिकीकरण, देखो औद्योगिकरण की है, जो क्षेत्र, भाई कोई भी क्षेत्र हो, उद्योग धंधे जहां होंगे वहां लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे, कोई ना कोई काम कर लेंगे। तो जहां औद्योगिक पेटियां हैं, अब हमारे तारानगर में कोई औद्योगिक पेटी नहीं है तो बेरोजगारी हो गई, भीलवाड़ा साइड में 150 फैक्ट्रियां हैं, तो वही बात है। तो औद्योगिकरण यानी औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। अब इसमें जैसे जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योग उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है, तो गठे गठे लोग आकर्षित हुए, नदियां का निवेगा, मैदाना का निवेगा, खनिज जठवेगा बठवेगा, अच्छी कृषि वेगी बठेगा बठे लीद वाड़ो बढ़ जाओ। सीधी सी याद है थाने पूछा जनसंख्या बढ़ने के कारण किस क्षेत्र में सघन जनसंख्या होती है, ऐसे से कारण बता दो। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, जैसे बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं वहां जा, जैसे अपने कहीं भी मान लो जहां बहुत पर्यटक आते हैं, वहां लोग ये सोचते हैं कि जब इतने पर्यटक आ रहे हैं तो वहां रोजगार के साधन मिल जाएंगे। जैसे हमारे मान लो ददरेवा में बहुत सारे लाखों लोग आते हैं श्रद्धालु, तो मेरे को सोच ले यार आप ददरेवा में एक चाह की थड़ी लगा लिया। अब मैं चाह की थड़ी लगा ली, चाह की थड़ी लगाए बाद मेरी इनकम होने लगी, मैं मेरी फैमिली बढ़ लिया, तो बताओ जनसंख्या बढ़ेगी। इसलिए जहां पर यानी धार्मिक स्थान जो भी है, भले अजमेर हो, भले पुष्कर हो, भले अजमेर दरगाह से, भले अब देशनोग हो, कोई स्थान हो, वहां लोग कई बार जाके बस जाते हैं अपनी आजीविका के लिए। तो क्या लिखा है, कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते, ठीक उसी प्रकार उन लोग क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते जो सामाजिक राजनीतिक है। कई बार ऐसा उपद्रवकारी क्षेत्र हो जाता है, आसपास अशांति हो जाती है, लड़ाई खोरा लोग हुए, तो लोग उस मोहल्ले को ही छोड़ देते हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि लोग उस मोहल्ले को छोड़ देते हैं। तो आज तो थे उसके थे 12वीं का बच्चा हो गया, थे फर्स्ट ईयर का, जब एक समय आएगा जब आप 12वीं कर चुके होंगे, एक अधिकारी बन जाओगे, आप नौकरी समझदार बन जाओगे, फिर आपके मन में आएगी कि मैं शहर में जाके बसूं, तो थे देखोगा कि मैं प्लॉट लूं। प्लॉट लेने से पहले सबसे पहले आप मोहल्ला देखोगे, क्या मोहल्ले में कौन सी जाति रहे, के रहे, उस आधार पे आप उस मोहल्ले में एंट्री, मोहल्ले के बाद में थे देखोगा कि पड़ोसी कौन है, किसा है। ये चीजें व्यक्ति को आकर्षित करती है। कई बार व्यक्ति दुखी होके करोड़ों का घर भी 20 लाख में बेच के चला जाता है मोहल्ले से परेशान होके, तो ये चीज भी प्रभावित करती है। और जहां भीड़ भाड़ ज्यादा वहां से भी लोग बोले पू पा पी पा पो कहती परेशान हो रहा, मैं तो इन वजह रोड के किनारे में छोड़ रहा है। ये भी कई कारण होते हैं। देखिए अगला टॉपिक लिखा है इसने, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे में लोगों की संख्या परिवर्तन से है। जनसंख्या वृद्धि मतलब जैसे 2001 में जनगणना, 2011 में हुई, कितनी वृद्धि हुई, हमने कितनी मेहनत करके और उत्पन्न किए, वो होते हैं। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक, बिल्कुल। कई बार जनसंख्या घट भी जाती है, आगे एक टॉपिक आएगा, हमारी जनसंख्या 21 में घटी भी थी। कई बार बीमारियां हो जाए और हो जाए, जैसे हो सकता है आपकी जनगणना जो हो उसमें हमारी धनात्मक, क्योंकि कोरोना में भी तो बहुत सारे लोग मारे गए, तो वही बात है। तो कई बार जनसंख्या जो है वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। देखिए जनसंख्या भूगोल के कुछ आधारभूत संकल्पनाएं, क्या लिखता है ये, जनसंख्या की वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाला जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि। वृद्धि को मतलब वो हो कि जैसे क्या लिखा है, समझो बच्चों, 2001 की जनसंख्या 102 करोड़ थी, ठीक है, 102.70 अपन 102 लिख देते, और 2011 की 121 है, तो 121 में से 102 आप घटाओगे तो 18.15 CR बढ़ी है, यानी इतनी करोड़ जनसंख्या वास्तविक संख्या का हमें पता चल गया। यानी 2001 में आपने इतनी, 2011 में आपने इतनी है, तो कितनी बढ़ गई, तो सीधे से माइनस इतनी 18.15 करोड़, यानी 2001 में 102.70 करोड़ थी और 2011 में 121.02 करोड़ थी, ठीक है। जनसंख्या की बढ़ती दर, ये जनसंख्या में परिवर्तन में जो प्रतिशत व्यक्त है, यानी परसेंट निकाल देंगे नहीं कि इसका इतना बड़ा है तो ये इतने का कितना परसेंट है, वो परसेंट होता है। जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा परसेंट है। जनसंख्या वृद्धि समझ गया, दो समय बीच में काट लिया अपन, यानी अब जी अब आगे जनगणना 2021 में हो कौन पाई, कोरोना, अब जकी वेगी नहीं, कितनी भी अपनी जनसंख्या वही मान लो आप 130 तो कौन 135 करोड़ तो हो ही जाऊंगा, तो 135 करोड़ में कितना घटाऊंगा 121 करोड़, तो कितना आपा बढ़ गया,
कभी 12-13 जितने भी बढ़ गया, इतना बढ़ गया अंगो परसेंट जो कोई नहीं बिन बोले टाबरो वर्दी दर, समझ गया बात ना कि कितना परसेंट हो गया, बा है वर्दी दर। अब देख जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि, किसी क्षेत्र विशेष में समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतरों बढ़ने वाली जनसंख्या उस क्षेत्र प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक का मतलब वो प्रकृति खुद ही बढ़े, यानी देखो संतानोत्पत्ति होगी, हर पुरुष और स्त्री संतानोत्पत्ति करेंगे, प्रकृति का नियम है, तो ये प्राकृतिक वृद्धि दर है जिसमें कोई छेड़खानी नहीं है, तो इसे बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर, जन्म माइनस मृत्यु, यानी कितना जामिया वो मर गया किताब घटा ले, प्राकृतिक वृद्धि दर होगी। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि यानी जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास यानी आयडा गैडा और घटा दे। जैसे प्राकृतिक वृद्धि मतलब भी क्षेत्र में कितना बढ़ गया कितना मर गया, ठीक है। फिर कह वास्तविक निकालो, कह 12 भी मान लो 10,000 लोग रोजगार करने 12 आगे बस गया, और 2,000 निकल गया तो 8,000 भी काउंट करो, बाव है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। तो क्या लिखा है, जनसंख्या धनात्मक वृद्धि को मतलब धनात्मक मतलब प्लस होगी, ये तब होती है जब, एक मिनट, जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या जन्म अन्य देशों के लोग, यानी जब बढ़ जा धनात्मक होगी और ऋणात्मक क्यों घट जाए ऋणात्मक, समझो रे टावर थोड़ी होती। यहां से जो काम के प्रश्न बनेंगे ना वो मैं खुद ही बता दूंगा, आप टेंशन मत ले लेना, क्योंकि थे कमजोर टावर को टेंशन ज्यादा ले लो। अब क्या लिखा है, दोबारा देखो इसको, जनसंख्या परिवर्तन के घटक देखिए। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, यानी जनसंख्या परिवर्तन 3 घटक है, जन्म मृत्यु प्रवास। आइडा गैडा प्रवास मतलब समझ आया गया आगे बस गया आगे बस गया। 1 मिनट में छींक ले लूं, 1 मिनट। सॉरी शक्तिमान, ठीक है। असोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों के जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार होगी, असोधित जन्म दर जो है वो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म और उसी विशेष वर्ष में मध्य जनसंख्या इंटू 1000, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। मृत्यु दर कैसे, देखो जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जनसंख्या वृद्धि में केवल बढ़ती हुई जन्म दर से ही नहीं होती है, अपितु तो घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। असोधित मृत्यु दर से किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने के लिए एक सरल विधि है। असोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पीछे मृतकों की संख्या के अभिव्यक्त किया जाता है। अब में भी कोई विशेष कंपटीशन पूछने लायक प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है। असोधित मृत्यु दर निकलेगी किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष में मध्य में अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000, ज्यादा टेंशन मत लो इसकी, ठीक है। आगे आ जाओ, अपने काम की चीजें निकाल लेंगे। ये मैं पूरा इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि 12वीं के बच्चों का एग्जाम में काम आएगा। प्रवास क्या है, इस चीज को समझो। प्रवास समझ गए क्या भाई, मैं तो परदेसी, हाँ परदेसी प्रवास है, यानी आयडा गैडा वही परदेसी जी। मैं सिक्र में कई बार कहता हूं यार देखो मैं तो परदेसी आटा मैं के कर्स का मारो थोड़ी होते जच्चे कर्स को थे, तो भाई बात है मैं परदेसी आपटा प्रवासी, ठीक है। देखो क्या है, जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त, 1 मिनट में इसको मिटा देता हूं, जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तन होता है। बिल्कुल भाई थे को गुरु जी जनसंख्या की है तो थे को जनसंख्या जमे और मर जा, जनसंख्या काट दे, नाम ना बहुत सारे लोग आके बच जाते, जनसंख्या तो उससे भी तो बढ़ती है, वो होता है प्रवास। ये तीसरा घटक है जो प्रभावित करता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहां स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम, जैसे उद्गम का मतलब जहां से उत्पन्न हुए, जैसे मैं गांव से आके तारानगर बस गया तो तारानगर मेरा उद्गम स्थल है, मैं नदी का उद्गम स्थल, जहां से नदी निकलती, मैं कहां से निकला, तारानगर से निकल के यहां आया, तो उसे कहते हैं उद्गम स्थान। इसको थोड़ा समझ लेना, ठीक है। और जिस स्थान पे आगमन करते हैं वह गंतव्य, क्या भाई जी गंतव्य स्थान किए जहां थे तारानगर चालो जयपुर खातर, मैं कहूंगा भाई जी उद्गम थे को तारानगर, गंतव्य थे को जयपुर जाना आलय टिकट दे, तो वो वह गंतव्य स्थान, ठीक है। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शा, बिल्कुल गांव जब मैं ठा गया उद्गम स्थल में तो कमी होगी नहीं, और जबकि गंतव्य स्थल में जनसंख्या बढ़ती है, आई कोई बताने की बात है, लेकिन 12वीं बच्चा तो बताने की बात है, ठीक है। प्रवास को मनुष्य एक संसाधन को बीच में बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतःस्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जाता है। कोई बात नहीं, कोई प्रश्न नहीं बनता है। प्रवास स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है, बिल्कुल उसके मौसमी कई बार हो जाएगा, महाराष्ट्र कई बार और बहुत सा गांव का लोग कणक काटन ने पंजाब जाया करता और 2 महीना बट काम करके आया करता, मौसमी हो गयो। कभी जी कणक की सीजन आई, कणक कटवाने बट चला गया, तो वो एक प्रकार वो मौसमी।
प्रवासी स्थायी था, स्थायी हुआ कि मैं तो भाई आप बस कि अब जब मैं तारानगर आए बस यो गांव जाऊं ही साल में एक कर जाऊं, मैं स्थायी हो गए उठे। एक अस्थायी भी वह कि चलो ठीक है जॉब करा पाछा गांव का दी जा सका। यह गांव में गांव गांव से कठी उसके गांव गांव उसके आदमी नगरू नगर जा सके है, या नगरू गांव जा सके गांव गुरुजी नगरू गांव कौन जाए क्यों कौन जा, मान लो थारे ड्यूटी लाग गई ठीक गांव के अंदर मास्टर बनया और थे 20 साल बैठी रहे आदमी गांव में ही रह गया थे 20 साल, अप डाउन थोड़ी करता रोगा। चलो देखो अप्रवास प्रवासी जो किसी क्या कह रहे जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते। उत्प्रवास प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वो उत्प्रवासी, बाहर नए स्थान। ठीक है ये तो नॉर्मल चीजें हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। बिल्कुल भी मैं जब घड़ी जयपुर जाके बसूंगा तो कोई नई उम्मीद में ही तो बसूंगा, बेहतर करने के लिए तो बसूंगा। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों की दो समूह। प्रवास को मतलब कठी जा रहा हां तो बी चीज ने भी प्रभावित करना दो चीज वे के वे देखो देखो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों को दो समूह है। प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, रहन सहन, निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदा, महामारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण उद्गम स्थान से कम आकर्षित बनाते हैं। बिल्कुल समझो टावर। मैं गठी जा रही हूं, मैं गांव से तारानगर क्यों आया? इसीलिए आया मेरे बच्चे क्योंकि यहां मुझे जॉब करना था, धंधा करना था, काम करना था। यहाँ की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सब चीजें मुझे आकर्षित की। मैं गांव में कोचिंग खोलता नहीं चलती, इसलिए मुझे शहर में आना पड़ा। तो क्या लिखा है? बेरोजगारी दूर करने के लिए आया हूं। रहन सहन का निम्न दशाएं, गांव में दशा निम्न हुए थोड़ा सा समझो थे। गांव गांव बुरा नहीं, मैंने मैं भी गांव गई हूं, लेकिन फिर भी शहर का एक थोड़ा सा स्तर अच्छा होता है। राजनीतिक उपद्रव, कई बार कुछ क्षेत्रों में तो उपद्रव हुआ वह का आदमी जैसे नक्सली क्षेत्र को छोड़ के दूसरी जगह आ जाए। कई बार उपद्रवी क्षेत्र छोड़ो यार, बहुत टावरा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिकूल जलवायु, कई बार जलवायु इसी वह के छोड़ो रे, जलवायु में रोजा ठंड में मरांगा। और प्राकृतिक विपदाएं, कई बार भूकंप वगैरह और बाढ़ आती रहे तो यूं भी लोग छोड़ जाए। महामारियां, कई कई क्षेत्र से जहां मच्छर पेटी है तो बटा डेंगू वगैरह फैलता ही रहे, इतने मच्छरों की वजह से लोग मरते, तो महामारी वजह भी लोग छोड़ जाए। सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण उद्गम स्थान कम आकर्षित। बिल्कुल कोई स्थान कोई छोड़ के जागो तो क्यों जागो, एक कारण है, राजनीतिक कारण भी उसके, आर्थिक भी उसके, सामाजिक भी उसके, धार्मिक भी उसके, कुछ भी उसके। अपकर्ष कारक, कम के बेहतर अवसर में रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति, स्थायित्व, जीवन और संपत्ति सुरक्षा, अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षित। यानी कोई स्थान पर मैं जा रही हूं, छोड़ गया बिंगा तो कारण है बेरोजगारी, निम्न दशा है, राजनीतिक उपद्रव है, प्रतिकूल है, बहुत सा कारण मैं छोड़िए। नए स्थान पर मैं ये खातर आई हूं कि बट रहन सहन अच्छो है, शांति है, स्थायित्व है, जीवन संपत्ति सुरक्षा है, अनुकूल जलवायु, इन कारण मैं छोड़िए आगे। समझने आने बात ने, कोई कारण छोड़ियो है तो दुखी होगी छोड़िए, बेरोजगारी में दुखी हो उसके, आर्थिक कारण उसके, कोई कारण उसके। नई जगह गए हूं तो बेहतर की तलाश में गए हूं, जीवन स्तर अच्छा सुधारने के लिए नई जगह आ गया। ठीक है देखो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां देखो। पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है, यानी वर्तमान में जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है। 100 वर्षों के दौरान जनसंख्या यानी पहले जनसंख्या बड़ी स्थिर तरीके से बसी थी, और सच्ची बात है पिछले 100 साल में भयंकर रूप में उछाल मारे। वो जो उछाल है वो उछाल भी थे, देखो था बताऊं मैं उछाल भी के तरीकों मारे। नीचे भी लिखा हुआ है क्या कहीं? देखो जनसंख्या वृद्धि की कहानी बताता है। लगभग 8000 से 12000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्गम आरंभ के पश्चात जनसंख्या आकार बहुत छोटा था। पहली जनसंख्या बहुत कम, मोटे तौर पर शुरुआत में जनसंख्या 80 लाख की। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ थी, यानी 1 ईस्वी को जनसंख्या जो थी वो कितनी थी? 30 करोड़। ये इंडिया की नहीं है, वर्ल्ड की जनसंख्या मेरे बच्चे, ठीक है, कम थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते विश्व व्यापार जनसंख्या तीव्र वृद्धि के लिए मंच तैयार किया गया, ठीक है। 1750 ईस्वी के आसपास में औद्योगिक क्रांति का उद्भव और विश्व की जनसंख्या, यानी 1750 में विश्व की जनसंख्या हो गई 55 सीआर, यानी 1700 साल में जनसंख्या नए के बराबर बढ़ी है। 30 करोड़ कितनी हुई है? 55 करोड़ ही तो ये, ठीक है। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व जनसंख्या विस्फोट वृद्धि भयंकर तरीकों उछाल मारे, टाबरा पर टाबर, टाबरा पर टाबर, और अब प्राप्त औद्योगिक प्रगति जन्म दर को घटाने सहायता दर देखो। और अब देख लो थे इंगा बाद में विश्व जनसंख्या 700 करोड़ हो रही है, और तेरी बेटी अखाड़ो की करिए 2 साल। देखो
इसे मिटा देता हूं मैं एक बार। विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता है, यानी थाना पूछा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण जनसंख्या क्यों बढ़ेगी, क्यों कौन बढ़ेगी भाई। पहली एक बात है, विज्ञान होगी, अच्छी सुविधा होगी तो टाबरों की मृत्यु दर कम हो जाएगी तो बढ़ेगी। क्या कह रहे हैं, महामारी अन्य संक्रामक रोग के विरुद्ध टीकाकरण चिकित्सा सुविधा सुधार व्यवस्था। पुराना टाइम में महामारी आती लोग से सट जाता, आजकल टीका हो गया और हो गया, इन विज्ञान में वृद्धि हुई तो जनसंख्या बढ़ेगी। लोग मरण ही कौन दे रहे, लास्ट में बुढ़ापा मरे नहीं तो मरण ही कौन दे, डॉक्टरी इलाज हो जाए तो। चलो नेक्स्ट पूरा हो गया सही दिए तो देखो, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, यानी लास्ट 500 साल में जनसंख्या 10 गुना बढ़ गई। अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुनी बढ़ी। और रात तेरी क्या बात है भाई साहब, प्रति वर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ रहे। 8 करोड़ लोग हर साल जुड़ता जा रहे। बेटी का बाबा, विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि कि भी कोई जनसंख्या दुगुनी कब हुई, जैसे भारत की कब होगी वैसी। आपको बता दें, दुगुना होने की अवधि विश्व में अलग अलग देशों की अलग अलग है। भारत की अलग है, बांग्लादेश की अलग है, हर देश। और दुनिया में कुछ देश तो ऐसे हैं जिसके अंदर जैसे रूस है, जर्मनी भी शायद उसमें है, रूस तो है ही है मुझे पता है, क्योंकि रूस की हालत तो इतनी बुरी है कि रूस में अगर कोई 12 बच्चा जन्म दे तो फिर लेनिन माता अवार्ड मिले कि तू भाई जी महान 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 है, 12 टावर जामे है तू, तो कार गिफ्ट मिले भी नहीं और इनाम मिले। तो रूस की जनसंख्या, जर्मनी की जनसंख्या, इनकी तो कभी दुगुनी नहीं होगी, यूरोप महाद्वीप की कभी दुगुनी नहीं होगी। और भारत जो है शायद 65 साल में नाको लगा देगा। देखो क्या कह रहे हैं कि विश्व जनसंख्या दुगुना होने में कितना टाइम लगा। मानव जनसंख्या प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लगे, यानी पहली जनसंख्या 1 करोड़ होने में और आप बता 10 लाख वर्ष लगे। पूरा तेरी गुरजी, पहली 1 करोड़ होने हर साल 1 करोड़ जामे भारत के अंदर अधिक वर्ष लग गई, किंतु इसे 5 अरब से 6 अरब होने मात्र, यानी अब देखो 5 अरब 6 अरब होने मात्र 12 साल लग गया। यानी शुरुआत का 1 करोड़ होने में तो 10 लाख वर्ष लग गया, और फिर 5 और 6 अरब होने में मात्र 12 साल लग गया। ये बात है। जनसंख्या ध्यान रहे, विकासशील देशों की ज्यादा बढ़ रही है और विकसित देशों की कम बढ़ रही है। विकसित है छाना हो गया। देखो चलो देखो, बढ़ रही दवांगी भी है लेकिन वह थोड़ा छाना है। देखो, जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। विश्व में विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों, विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है, यानी विकसित देशों की जनसंख्या कम बढ़ रही है क्योंकि वो उन चीजों पे ज्यादा बिलीव नहीं करते। विकासशील देश बाई चीज है, पहले तो पूछेगा लक्ष्मी हुई है, एक भैरू हुई है, फिर कह दो भी लक्ष्मी हुई है, लड़की हुई है, बोल ना तो फिर भैरू होना तो सख्त जरूरी है। क्योंकि वो एक ईगो हो गया अपना, एक अहम हो गया, छोरो होना तो बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप चाहो मरने के बाद ही मेरा और मरने के बाद ही मारो नाम चाले, मारो वंश चाले, वो लालच। और आदमी ने छोरो जामो इंग बजू थारो नाम चाले और बोल ओ एक अहंकार है कि मैं दुनिया पे रहूं। अरे तू मर गयो के रू के नूरू। तो बाई बात है, तो अपना आ चीज विकसित देशों में ये लागू नहीं होता है। अब देखियो निम्न एक दो आ तो जनसंख्या वर्धित रहे, इतना सालामिता है तो अठू आपने इन्हें चलो। ये प्रारूप भी अपने काम का नहीं है, देख सकते हो आप इसमें आपकी किताब के अंदर। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या अलग वृद्धि अपेक्षित है, यानी अगर देश विकास कर रहे है तो जनसंख्या में ज्यादा कर दिया है। अगर जनसंख्या में नहीं करे तो देश को अच्छा विकास हो सके, क्योंकि भारत की हालत जनसंख्या की वजह हुई ज्यादा खराब हो रही है। अपने संसाधन पूरा है लेकिन जी जनसंख्या विस्फोट बढ़ती जा रही है तो संसाधन तो नहीं बढ़ेगा भाई। देखो एड्स, HIV महामारी अफ्रीका मादे राष्ट्र में कुछ भागों में एशिया मृत्यु दर को बढ़ा दिया, उस जीवन प्रत्याशा घटा दी, इससे जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई। कुछ बीमारियों की वजह से अफ्रीका महाद्वीप वगैरह में, अफ्रीका महाद्वीप की इतनी बुरी हालत है, हर छठा व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, तो वहां की घटी भी है। चलो नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि दर। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्या है जनसंख्या वृद्धि दर? भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। ये प्रश्न याद कर लेना। भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? वार्षिक, सालाना। वैसे तो परसेंटेज निकालोगे आप ना, तो एक तो वह दशकीय वृद्धि दर, एक वार्षिक। दशकीय निकालने के बाद जो 18 लाख हमारे बड़े थे उनमें आप भाग देने के बाद जो आप निकलेगा वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा वार्षिक। ये वार्षिक है, इसे रट्टो लगा दियो, रट्टा लगा दियो। 1.64 वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? कुछ विकसित राष्ट्रों अपनी जनसंख्या
दुगनी करने के लिए 318 वर्ष लगे, जबकि कुछ देशों के अभी दुगनी होने का लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। 318 वर्ष, भारत में ज्यादा बोला, 65 वर्ष लगेगा दुगनी होने। देखिए, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी जननांगीय संक्रमण की चीज है, देखो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या वर्णन तथा भविष्य में जनसंख्या पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत हमें बताता है जैसे ही समाज ग्रामीण, खेती और अशिक्षित अवस्था की उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु के निम्न जन्म व निम्न मृत्यु परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हुए जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र कहा जाता है। यानी जनांकीय चक्र के जन्मने को चक्र है, तो ओ के वह शुरुआत के अंदर के वह किसी प्रदेश जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु, जम्मे ही बोला और मरे ही बोला, फिर इन दोनों ने कम कर दियो, तो वो संक्रमण जो है वो टाबरो जनांकीय चक्र कहला। थोड़ा सो ध्यान रखियो। देखो बहुत अच्छा यहां से प्रश्न भी पुटअप हुआ था। देखो क्या कह रही है, प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मर्त्यनता होती है। पहली की अवस्था में नहीं, शुरुआत में हर देश में जन्मे भी ज्यादा, मरे भी ज्यादा। पुराने अपने दादाजी परदादाजी अगर थे सुनोगा तो बह कहा टाबरो हमारे टोटल मिला के बुआर मिला के 12 होया, लेकिन हम 3 साल ता रहे, जबकि अब इश्यू केस कौन मिले था, बहुत कम मिलेगा। शुरुआत में जामता ही ज्यादा, मरता भी ज्यादा। ठीक है, ये पहली अवस्था है। ठीक है, क्योंकि लोग महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति होने के मृत्युपूर्ति और पुनर्जन्म करते हैं, क्योंकि वो कारण किए इनके महामारी वगैरह एरे हो जाए। ठीक है, फिर क्या कहे 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। कौन सी? जामता ही ज्यादा, मरता ही ज्यादा। फिर आवे सेकंड फेज, दूसरी लहर के प्रारंभ में प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है, यानी जामनेंगे तो बाई स्पीड रहे SPWD, किंतु ये समय के साथ घटती जाती है। धीरे धीरे लोग समझदार होगा तो पहली 4 तो 2 एक जामन लाई जा। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। मृत्यु दर भी घटा है, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं स्वस्थता और सुधार के साथ मृत्यु की कमी आती है, और इस अंतर के कारण जनसंख्या होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। यह है सेकंड लहर। ठीक है, पहली लहर में तो भयंकर तरीकों उछाल है, दूसरी लहर में दोनों में गिरावट होगी, मृत्यु और जन्म। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों अधिक घट जाती है, बहुत कम हो जाए, जामना भी कम हो जाए, मरना भी कम हो जाए। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, और उसके बाद आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या स्थिर हो गई, तो भारत की भी बहुत समय बाद जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। सर वो समय कब आएगा? वो हमारे जीते जी नहीं आएगा। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय रोका किया, अभी रोक देंगे। देखो क्या रोकना है, परिवार नियोजन का काम, बिल्कुल परिवार नियोजन रोक दिया, बच्चों को जन्म को रोकना। और क्या कहे, थॉमस मोल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा है कि लोगों की जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, यानी खाना कम हो लेकिन जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी, आई हालत रहनी है। और जनसंख्या वृद्धि परिणाम अकाल, बीमारी। और ये जॉन मोल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है बाकायदा, और नॉर्मल ग्रेड 3 जैसी एग्जामों में, पुलिस जैसी एग्जामों में। तो ये एक सिद्धांत है जो कभी हम फुर्सत में बताएं, लेकिन अभी इतना जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत है, थॉमस मोल्थस का सिद्धांत 1798 में। ओके सर, थैंक यू। आगे चलो, तीसरा अध्याय है जनसंख्या का संगठन। बहुत अच्छा, तीसरा अध्याय जनसंख्या का संगठन। आज 2-3 अध्याय कंप्लीट कर दूंगा मैं। ताबरो बोर तो कौन हो रहा, पढ़ाने को तरीको क्या है? देखो किताब तो फिर यही पढ़ाई जाए। देखो 12वीं किताब है, बड़ी एनसीईआरटी लगे रहते हो, मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूं आपको 12वीं के बच्चों के लिए। आपका कोई भी छोटा भाई बहन कोई भी उसे ही वीडियो जरूर भेजना, ताकि एग्जाम में उसके अच्छे परसेंटेज आ जाए, और वो भी हमें जानने लग जाए कि बाबा सुभाष नाथ जी है जो जीके वगैरह करवाते हैं। तो भी भंग भी तो जान के थारा रास्तानार तो जाने ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बाने बता दिया कि 12वीं डाल ले, कोई थार जानकार कोई भी तो शेयर कर दिया, ठीक है। बाकी कोई बात को नहीं करो तो भी कोई बात को नहीं, थारी इच्छा है। कई बार आओ जो कौन करें यार, क्या करते हो तुम। जनसंख्या का संगठन देखो, किसी भी देश के विविध प्रकार के लोग रहते, बिल्कुल रहते अपने आप में अद्वितीय, हपा अद्वितीय, सब कुछ अद्वितीय है, आयु लिंग आकार सब में अद्वितीय है। ये जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं हैं, व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। बिल्कुल हर व्यक्ति को अलग कर रही है, मुझे समाज से कोई चीज अलग कर रही है तो मैं शिक्षा मुझे अलग कर रही है। तो वो क्या है, जन व्यवसाय
कोई बिजनेस है वो अलग कर रहा है, कोई पुलिस में है तो वो समाज से अलग कर रहा है। तो वही बात है, बिजनेस है, शिक्षा है और जीवन प्रत्याशा, ये तीन चीजें जो है वो व्यक्ति को अलग करती है। लिंग संगठन, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनसंख्या विशेष, बिल्कुल कोई देश है लुगाई आदमी दो ही तो है, और जनसंख्या स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। कि लिंगानुपात कितो है लगभग, अब भी बताएंगे लिंगानुपात समझिए, भारत को पूछा था नहीं, यानी पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां। कुछ देशों में निम्न सूत्र द्वारा यानी लिंगानुपात क्या निकले कि पुरुषों की संख्या, ठीक है, ऊपर कौन रहेगा पुरुष, नीचे कौन रहेगी महिला, और गुणों कितना हुआ 1000। ओ की है वो सूत्र है क्या वो के याद रखना, वो लिंगानुपात निकालने को सूत्र याद रखियो, पुरुष महिला अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों को। और कई जगह क्या निकलेगा कि जी हाँ 1000 के पीछे भारत में आई निकाला का 1000 के पीछे कितनी महिलाएं, जैसे मान लो 924 है तो कहेगा कि 1000 पुरुष खड़ा करवा दे खातर 924 ही महिला आएगी, बाकी रंडवा फिरेगा सारा सारा, रंडवा तो वो अलग हुआ, कुंवारा फिरेगा सारा सारा, ठीक है। तो कुछ देशों में 100 पर निकले, 100 पर भी निकाल सका, कभी 100 के पीछे 78 आ गई, तो वो क्या लिंगानुपात हुए स्त्रियों की संख्या। और भारत में इस सूत्र का प्रयोग कर लिंग अनुपात ज्ञात, ध्यान रखियो। वो तो विश्व में निकले, भारत में उल्टो है, भारत में बोलो स्त्रियां बहुत महत्व है, स्त्री ऊपर रहेगी और पुरुष नीचे रहेगा और गुणा 1000 से, ध्यान रखियो टाबर। भारत में इस सूत्र का प्रयोग याद रखना है, भारत में लिंगानुपात, भारत में स्त्रियां महत्व है, स्त्रियों को प्राथमिकता है, स्त्री शिक्षा, तो स्त्री बट्टे पुरुष इंटू 1000, यानी लिंग अनुपात किसी देश की स्त्रियों की स्थिति को संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। बिल्कुल लिंगानुपात जानना तो बहुत जरूरी है, कभी आई सब बड़ी टेंशन आई है अपने, क्योंकि नहीं बाकी कुमारा रहेगा, नौकरी लगी कौन मिलेगी फिर। देखो लिंग अनुपात किसी देश की स्त्रियों की, एक मिनट बेटा, लिंगानुपात क्यों घटेगा कि स्त्री भ्रूण हत्या या स्त्री शिशु हत्या करने की वजह से भी स्त्रियों को कई रिवाज होती है, कई कुछ मान गिर मार दे और कर दे, या फिर लिंग परीक्षण करवा के मार दे। जैसे भारत में लिंग परीक्षण वैध है, जबकि बहुत से विकसित देशों में आप 3 महीने पे आप लिंग परीक्षण करवा सकते हो कि लड़की होगी लड़को होगे, क्योंकि वहां पर डॉक्टर अच्छे हैं, वो ऐसा काम ही नहीं करते, ऐसा करते ही नहीं करते, वहां के लोग ऐसा करते ही नहीं करवाते। लेकिन आप पर लान तो बेरो पड़ जाए कणु के, ठीक है। तो वो है इंगी वजहों के बाकी अगर प्रकृति के अनुसार अगर हम चलेंगे तो कभी ऐसा असंतुलन नहीं आएगा, लेकिन असंतुलन के जिम्मेदार हम हो जाते हैं, ठीक है। पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति स्थापक होती है, फिर भी ये लाभ उन सामाजिक हानियों भेदभाव द्वारा उन्हें अनुभव करता है, समाप्त हो जाता है। चलो ये तो लिंगानुपात निकालना आने लग गया था, बिल्कुल आने लग गया गुरुजी, अब तो मिनटा में काट दे। विश्व जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है, यानी विश्व में तो अगर 100 स्त्रियां यानी स्त्रियों पे निकल रहा है, पीछे 102 पुरुष है, यानी 102 पुरुष है पीछे 100 स्त्रियां है। समझ गया ये बात नहीं, यानी प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है, ठीक है। यानी विश्व को तो ठीक है, सही है। विश्व की उच्चतम लिंगानुपात लेटविया, ये याद रखना, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका लेटे, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है, यानी बटे 85 पुरुष है पीछे 100 स्त्रियां खड़ी है। यानी फिर स्त्रियां को रहना पड़े या आपने पुरुषां रहना पड़े। कौन सा देश, लेटविया, याद रखियो, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है। इसके विपरीत निम्नतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात, याद रखियो, बहुत जोर को क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष। हे भगवान, 311 पुरुषों पर 100 स्त्रियां, बेटी का बापो थे क्या एडजस्ट कर रखा है, तो नियम वो लगाना पड़ेगा, 5-5 पति, 4-4 पति को। 311 पुरुषों पर मात्र 100 स्त्रियां हैं। संयुक्त अरब अमीरात जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हो रहा बेटी का, संयुक्त अरब अमीरात और लेटविया, याद रखियो, बड़ा इंपॉर्टेंट जीके के हिसाब से बड़ा ही कम का क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। चलो आगे भी तो चलो। लिंग अनुपात है विश्व प्रतिदिन, विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई दे रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, जबकि शेष 72 देशों में ये उनके लिए प्रतिकूल है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा याद रखो तो रख लिया। कि रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्प संख्या में, बिल्कुल, बट पुरुषों की कमी है, कुछ आठूं ले जाना पड़ेगा। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी है, जहां स्त्रियों की बेहतर स्थिति और भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण है। दूसरी जगह जानो जो पुरुषों की कई बार कमी भी आ जाए, कोई बड़ी बात को। क्या कहे, आयु संरचना, क्या कहे, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग की संख्या को प्रदर्शित कर, आयु संरचना मतलब औसत आयु, देखो बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। देखो
संगठन महत्वपूर्ण सूची है क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या की, यानी कार्यशील जनसंख्या 15-59 के बीच है। 60 में तो रिटायरमेंट ले ही लिया, फिर कार्यशील तो समाप्त होगी। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या एक बड़ा अनुपात उस वर्ग जनसंख्या को, यानी अगर 60 सालों ज्यादा का लोग है, जगह देश में ज्यादा है, यहाँ मान लो बड़े बूढ़िया ज्यादा है, भारत में ज्यादा आ जनसंख्या, जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च किया होता है। अब बूढ़ा है तो स्वास्थ्य संबंधी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो बहुत सा देश है इस जगह में औसत बूढ़ा ज्यादा है, भारत में युवा ज्यादा है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची है, वह जनसंख्या युवा है। आयु लिंग पिरामिड, तो पिरामिड बनाओ तो बना लिया, जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना दर्शाने के लिए किया जाता है। बायां भाग पुरुष और प्रतिवर्ष दायां भाग स्त्रियों, तो यहां से कंपटीशन के हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एक पिरामिड है, ठीक है। नाइजीरिया की आयु लिंग पिरामिड जैसा कि आप देख सकते हैं विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है जो अल्प विकसित देशों प्रतिरूप है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। जन्म दर ज्यादा होने के कारण क्या होगा, निम्न आयु वर्ग का जनसंख्या ज्यादा होगी। यदि बांग्लादेश और मेक्सिको के लिए पिरामिड की संरचना करें तो वैसे ही दिखाई देगा, ठीक है। स्थिर जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया की आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का होता है जो शीर्ष की ओर सुंडाकार होता जाता है। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणाम जनसंख्या स्थिर है, यानी यहाँ की जनसंख्या स्थिर होगी, ना बढ़े ना घटे, जीता जाओ में बीता मर जा। भारत में किए जाओ में ज्यादा मरे कम, जैसे थारे गांव में पिछले 1 साल में थे रिकॉर्ड देखो आपने, एक गांव में 1 साल में कितना लोग मरिया, तो 1 या 2 लोग मरे, जामिया कितना है थान डिटेल खंगाड़ना पड़ेगा, 101 लाख जाएगा, क्यों जितना ब्याह है 9 महीना बाद काट ले, तो आई बात है, ठीक है। वृद्धि होती जनसंख्या वृद्धि होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात में दृष्टि बड़ा हो जाता है। बिल्कुल वृद्धि वही तो बुजुर्ग बढ़ेगा, बिल्कुल सियानी बात है, कोई बात नहीं। ग्रामीण और नगरीय संगठन, यहां से कोई विशेष प्रश्न नहीं बनता है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं क्या बनता है यहां से, देखो। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने मापदंड के लिए एक देश दूसरे देश से विभिन्न होते हैं। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं जिनके लोग प्राथमिक क्रियाएं संलग्न होते हैं। ये एक अलग से टॉपिक लगेगा अलग की प्राथमिक क्रियाएं कौन सी है, द्वितीय क्रियाएं कौन सी है, तृतीय क्रियाएं कौन सी है, चतुर्थ क्रियाएं कौन सी है, अभी आगे आएगा तो मैं बड़े सूत्र से बड़े आसान से आपको समझा दूंगा। और नगरीय क्षेत्र में होते हैं, प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं वो नगरीय क्षेत्र में होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया मतलब मैं ना कृषि वगैरह, कृषि करना ज्यादा गांव में हुए, दूसरा व्यवसाय का लोग ज्यादातर क्या बाकी व्यवसाय करना लोग ज्यादा नगरों के अंदर हुए, ठीक है। स्त्रियों की अपेक्षा पश्चिमी देशों में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। पश्चिमी देश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप वगैरह, वहां पर पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या, गांव में पुरुष ज्यादा है बेटा, शहरों में महिला ज्यादा है। बहुत से देशों में पूरा देश ही महिला चला रही है, वहां हर जगह आपका रेस्टोरेंट जाओ कहीं जाओ महिलाएं मिलेगी। नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों की स्थिति से भी भारत में पुरुष ज्यादा है, हर जगह पुरुष मिलेगा, जी थे पूरे शहर में घुमागा तो कोई दुकान के अंदर महिला को मिले तो मतलब सामान चलाती मिले, डायरेक्टर मैन को मिलेगा पुरुष ही मिलेगा, जबकि कुछ देशों में स्त्रियां होती है, वहां हर चीज दुकान पूरा स्त्रियां ही संभालती है, ठीक है। भारत की साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या उस प्रतिशत को एक ध्यान रखियो कि साक्षरता लिए कितना साल, अब कहते 6 साल को टाबर अनपढ़ है तो अनपढ़ ही वेगो, वो साक्षरता में कौन गिनो जाओगे। साक्षरता मतलब 7 साल ऊपर को, 6 से साक्षरता, 6 से 7 साल से ऊपर कोई अनपढ़ है तो उसे निरक्षर माना जाएगा या साक्षर माना जाएगा। मान लो 8 साल गए वो को अनपढ़, 10 साल गए तो बिन निरक्षर या साक्षर बोले जाओ। व्यवसायिक संरचना, कार्यशील जनसंख्या का 15 से 59 वर्ग की स्त्री और पुरुषों की वानिकी, यानी इतना लोग बीच में काम कर रहे हैं, कार्यशील मानी। कृषि वानिकी, मत्स्य खनन को प्राथमिक क्रियाओं में मैं बाद में समझाऊंगा, प्राथमिक क्रिया कौन सी, द्वितीय क्रिया कौन सी, तृतीय क्रिया कौन सी, बड़े ही सूत्र द्वारा आगे समझाऊंगा, तो यहां पर मैं इस चीज को नहीं समझाता हूं, ठीक है। ये है हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए। पहले तो ये बताओ कि कैसा लगा आपको, सही तरीका है क्या ये समझाने का, आपके काम आए इसीलिए। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर बड़ा ही काम की चीज है, भूगोल में जिनकी रुचि है उनके लिए एनसीईआरटी बुक बड़ी काम की है, और 12वीं वालों को भी बड़ी काम की। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट यूनिट जल्दी करेंगे।